नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता रहता हूँ और उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि सर ये क्या है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है और ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये स्पेस एक्स क्या है, डॉन पोलारिस मिशन क्या है। तो इन सब के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हैं कि स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है जिसके ओनर हैं एलन मस्क, जो अंतरिक्ष में समय समय पर अपने यान अंतरिक्ष के बारे में रुचि रखते हैं। अभी हालिया संदर्भ क्या है इसका? हाल ही में 26 तारीख को ये मिशन डॉन पोलारिस मिशन लॉन्च किया है। ये डॉन पोलारिस मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चर्चा में क्यों? 26 तारीख को इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि जन्माष्टमी के दिन इस मिशन को लॉन्च किया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये अगर मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो अगर सफल हो जाता है, अगर ये सक्सेस है, तो ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला, स्पेस वॉक करने वाला पहला गैर सरकारी मिशन, पहला गैर सरकारी मिशन जो अंतरिक्ष में क्या करेगा, चहलकदमी करेगा। यानी कि एक ऐसा मिशन जो पहला गैर सरकारी मिशन जो अंतरिक्ष में क्या करेगा, चहलकदमी। दूसरी महत्वता ये है कि ये पृथ्वी से लगभग 435 मील, पृथ्वी से लगभग 435 मील ऊंचाई पर, जिसको हम 700 किलोमीटर ऊंचाई कहते हैं। कितनी ऊंचाई पर होगा? 435 मील, 435 मील, तो कितना बनता है? 700 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर इसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या स्पेशल है? ये स्पेशल इसमें यह है कि ये अब तक का सबसे ऊंचा मिशन होगा, अब तक का सबसे ऊंचा। इस प्रकार इतना ऊंचा मिशन अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुआ, अब तक का सबसे ऊंचा मिशन। दूसरी बात, ये अब तक का सबसे ऊंचा मिशन होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर करता है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 400 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अब आप अंदाजा लगाइए कि 400 किलोमीटर और ये 700 किलोमीटर, पहला गैर सरकारी मिशन। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई बहुत अधिक, अब तक का सबसे ऊंचा मिशन होगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से भी 300 किलोमीटर अधिक ऊंचाई पर। जहां ये जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जहां परिक्रमा कर रहा है, वहां विकिरण बहुत कम है, यानी कि नगण्य, ना के बराबर विकिरण है। लेकिन जहां तक ये जा रहा है वहां विकिरण की मात्रा बहुत अधिक। ठीक है, अगली बात और महत्वपूर्ण बात, इस मिशन से हमें क्या प्राप्त होगा? इस मिशन से हमें क्या प्राप्त होगा? यह मिशन विकिरण के अत्यधिक आवेशित बेल्ट वाले क्षेत्रों से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा। कहां से? अत्यधिक आवेशित बेल्ट वाले क्षेत्रों से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा। अब आप कहेंगे कि ये बेल्ट कौन सी है? इन बेल्टों को कहा जाता है वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट दो तरह की है, एक इनर है, एक आउटर, एक आंतरिक और एक बाह्य। एक आंतरिक बेल्ट है और एक बाह्य, जिसके बारे में आगे अभी आपके साथ चर्चा करने वाला। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक बेल्ट इसको हम प्रोटॉन बेल्ट भी कहते हैं, और बाह्य बेल्ट इसको हम इलेक्ट्रॉन बेल्ट। यहाँ पर प्रोटॉन के आवेशित कण पाए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैन एलन बेल्ट के आंतरिक एवं बाह्य भाग भी शामिल होंगे। यानी कि मैंने बताया ना इसके दो भाग, अभी मैंने आपको बताया कि इसके दो भाग हैं, आंतरिक एवं बाह्य, तो ये भाग भी इसमें शामिल होंगे। तो इस मिशन से जो अत्यधिक विकिरण, अत्यधिक आवेशित क्षेत्र हैं, उनके अध्ययन के बारे में भी जानकारी हो। अंतरिक्ष यात्री जो है वो सामान्यतः इस बेल्ट में जाने से बचते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकिरण क्या है, बहुत अधिक है। वो इस विकिरण से होने वाले रेडिएशन बहुत ज्यादा है, इस रेडिएशन के खतरे से बचते हैं। और यदि मनुष्य को मंगल तक पहुंचना है तो उसे इस बेल्ट से होकर तो गुजरना ही। तो ये मिशन महत्वपूर्ण क्यों है? ये मिशन मंगल की यात्रा के लिए भी, ये मिशन मंगल की यात्रा के लिए भी क्या है,
यानी कि अगर मनुष्य को मंगल की यात्रा तय करनी है तो उसे इन रेडिएशन बेल्ट से होकर गुजरना। और स्पेस एक्स डॉन पोलारिस मिशन लॉन्च कर रहा है, कर दिया है। ये मिशन अगर सफल होता है तो इस मिशन की सफलता भविष्य को तय करेगी कि हम कितने आसानी से और बेहतर तरीके से मंगल तक पहुंच सकते। तो इसकी महत्वता को आप समझ ही रहे होंगे कि ये मिशन वैन एरल बेल्ट के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जो बहुत अधिक आवेशित वाले क्षेत्र है। जब वहां से गुजरेगा तो उसके आवेश, उसके रेडिएशन के असर के बारे में भी हमें पता चल पाएगा। ऐसे में तो यही इसीलिए यह निजी है और इस बेल्ट से गुजरना ही है। तो ऐसे में यह निजी वित्त पोषित मिशन उस लक्ष्य यानी मंगल पर जाने की ओर पहला कदम तो बड़ी सहयोग की भूमिका निभाने वाला है। यानी कि इस मिशन के माध्यम से हम मंगल तक पहुंचने में थोड़ी सी सहूलियत प्राप्त। आगे की बात, इस मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री एलन मस्क की कंपनी, यानी कि किसकी कंपनी, मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पेस एक्स है, वो किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी। इसके द्वारा ही डिजाइन किए हुए सूट, इसके ही द्वारा यानी कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ही स्पेस सूट डिजाइन किया है, जिसको पहनकर इस मिशन में यात्रा करेंगे और वैन एलन वेल्ट के रेडिएशन से बचने का प्रयास। तो ये स्पेस सूट कितना कारगर सिद्ध होता है ये भी हमें इस मिशन से पता चल पाएगा कि ये सूट भविष्य के लिए कितना बेहतर सिद्ध होता है, किस हद तक ये रेडिएशन से लोगों की रक्षा कर सकता है। अगर ये सूट सफल हुआ तो भविष्य की संभावनाएं और अधिक प्रबल हो जाएंगी। अगली बात, स्पेस एक्स न केवल सूट प्रोवाइड करा रहा है बल्कि स्पेस एक्स इसके लिए अंतरिक्ष यान भी प्रोवाइड स्पेस एक्स ही, जहां चालक दल के लिए फैलन 9 रॉकेट एवं ड्रैगन कैप्सूल भी, यानी कि पूरी तरीके से ये निजी है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगली बात, इस अंतरिक्ष यान द्वारा स्पेस एक्स 1966 में नासा के जेमिनी 11 यानी कि नासा ने 1966 में जेमिनी 11 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, और इसके वर्तमान रिकॉर्ड की से भी अधिक ऊंचाई पर यह मिशन पहुंचा, यानी कि इसका जो वर्तमान रिकॉर्ड है इसकी भी ऊंचाई को ये तोड़ दे। तब बात करते हैं इस मिशन के चालक दल, कौन से वो 4 वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वैज्ञानिक नहीं अंतरिक्ष यात्री कहना ज्यादा सही होगा, जो इस मिशन में जाने। मैंने बोला मानव वाला मिशन है, ठीक है, पहला गैर सरकारी मिशन है और सबसे ऊंचाई पर पहुंचने वाला पहला। पोलारिस डॉन मिशन में कुल 4 यात्री हैं, 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका फोटो आप देखें। ये 4 अंतरिक्ष यात्री जिसके मिशन के कमांडर मिशन वो है जेरेड इशाक। ये जेरेड इशाकमैन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये पहली बार यात्रा नहीं कर रहे, ये वो पहले सिविलियन है जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। ये वो पहले सिविलियन है जिन्होंने इससे पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की। जेरेड इशाकमैन इस मिशन के कमांडर है। इस मिशन को एक पायलट भी दिया गया है जिनका नाम है स्कॉट पॉटेट। स्कॉट पॉटेट इस मिशन के पायलट है। सारा गिलिस इस मिशन की विशेषज्ञता रखने वाली महिला है, सारा गिलिस। और भाई अब आपको डॉक्टर भी चाहिए, तो एना मेनन एक ऐसी महिला अंतरिक्ष यात्री है जो इस मिशन की विशेषज्ञता भी रखती है, साथ में वो चिकित्सा पदाधिकारी भी है, यानी कि वो चिकित्सा से जुड़ी जानकारी भी अपने पास। तो ये 4 लोगों का चालक दल जा रहा है जिसके कमांडर हैं जेरेड इशाकमैन, पायलट हैं स्कॉट पॉटेट, सारा गिलिस मिशन की विशेषज्ञ है, एना मेनन विशेषज्ञ होने के साथ साथ चिकित्सा पदाधिकारी। आगे की बात करते हैं, कौन है ये जेरेड इशाकमैन। मैंने बताया कि ये पहले सिविलियन जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की है, यात्रा नहीं परिक्रमा पूरी की है, एक अरबपति उद्योगपति है जिन्होंने पैसा कमाया डिजिटल भुगतान प्रणाली और रक्षा क्षेत्र से। इनका पैसा कहां से आया, यानी डिजिटल भुगतान प्रणाली एवं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अरबपति उद्यमी हैं कौन, इशाकमैन। पूर्व में इन्होंने इंस्पिरेशन 4 के लिए वित्त पोषण किया था
और इस मिशन के द्वारा वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले सिविलियन बने। इन्होंने इससे पहले इंस्पिरेशन 4 के लिए भी क्या किया था, फंड प्रोवाइड किया था, और इसके माध्यम से इन्होंने स्पेस में यात्रा की और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले सिविलियन बने। तो ये गौरव भी किसको प्राप्त है, इसाक मैनसाब को। पोलारिस डॉन मिशन के पहले भाग के कार्यक्रम का विचार भी इन्हीं का है, इसाक मैनसाब का ही है। इन्होंने ये विचार दिया कि एक ऐसा मिशन होना चाहिए, और इन्हीं के विचार पर, इनकी फंडिंग पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और 26 तारीख को इस मिशन को लॉन्च। आगे की बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये आप बार बार में वैन एलन वेल्ट की चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा वैन एलन वेल्ट दो प्रकार की होती है, रेडिएशन से जुड़ा हुआ मामला है। इस वैन एलन वेल्ट की जो खोज की गई वो 1958, और इसका नाम जो है ना वैन एलन वेल्ट ऐसे ही नहीं पड़ा, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम भी था जेम्स वैन एलन। किसने खोज की थी, जेम्स वैन एलन ने इसकी खोज की। तो जेम्स वैन एलन ने इसकी खोज की और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया वैन एलन, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया वैन एलन। ये जो वैन एलन बेल्ट है ये पृथ्वी के चारों ओर रेडिएशन के बेल्ट को संदर्भित करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो रेडिएशन है ये इसके बारे में बताता है। दो तरह की, ये इनर है और ये बाहर की आउटर है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर की रेडिएशन से जुड़ी हुई क्या है, बेल्ट है। इस बेल्ट में पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर द्वारा, पृथ्वी की मैग्नेटोस्फीयर के द्वारा कुछ कण आवेशित किए जाते हैं, उनको वो कैप्चर किए जाते हैं। मैग्नेटोस्फीयर क्या करती है, मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी की जो मैग्नेटोस्फीयर बेल्ट है, यानी पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर क्षेत्र जो है वो उनको क्या करता है, कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद किए गए आवेशित कण पाए जाते हैं, वो कैप्चर करता है और इस बेल्ट को में वो कण पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण पवन तथा कॉस्मिक रेडिएशन से, ठीक है। दरअसल मैग्नेटोस्फीयर उच्च ऊर्जा विकिरण, मैग्नेटोस्फीयर का काम क्या है, ये क्या करती है, उच्च ऊर्जा विकिरण कणों को कैप्चर कर पृथ्वी को सौर तूफानों से बचा। तो ये मैग्नेटोस्फीयर का काम क्या है, ये मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी को सौर तूफानों से बचा, सौर तूफानों से बचा। सौर तूफानों से बचाना इसका काम है। ये क्या करता है, यहां से उच्च ऊर्जा विकिरण कणों को कैप्चर कर लेता है, और वो कैप्चर किए आवेशित कण कहां पाए जाते हैं, आपके इस रेडिएशन बेल्ट, ठीक है प्यारे साथियों। अब बात आती है कि पृथ्वी दो रेडिएशन बेल्ट से घिरी हुई, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर दो रेडिएशन बेल्ट पाए जाते हैं। एक आंतरिक रेडिएशन बेल्ट है और एक बाह्य रेडिएशन बेल्ट है, जिसको हम इनर रेडिएशन बेल्ट भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये इनर रेडिएशन बेल्ट है, और इसी तरीके से ये आउटर रेडिएशन बेल्ट। सबसे पहली चर्चा करेंगे हम इस इनर रेडिएशन बेल्ट, सबसे पहली चर्चा करेंगे हम इस इनर रेडिएशन बेल्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इनर रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी से 1000 से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी से 1000 से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस बेल्ट को प्रोटॉन क्षेत्र भी कहा जाता है, प्रोटॉन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन के आवेशित कण पाए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन के आवेशित कण पाए, प्रोटॉन के आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटॉन क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन क्षेत्र। अगला है आपका बाह्य रेडिएशन बेल्ट। अगली बेल्ट कौन सी है, बाह्य रेडिएशन बेल्ट। ये आपकी आउटर रेडिएशन बेल्ट है, ये बाह्य रेडिएशन बेल्ट है। ये जो फैली हुई है, ये फैली हुई है 15 से 20,000 किलोमीटर, 15 से 20,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे हम इलेक्ट्रॉन क्षेत्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र।
अब इसे इलेक्ट्रॉन क्षेत्र क्यों कहा जाता है? अब उसे प्रोटॉन क्षेत्र, इससे पहली वाली बेल्ट को प्रोटॉन क्षेत्र कह रहे थे क्योंकि वहां प्रोटॉन के आवेशित कण पाए जा रहे थे। तो इसे इलेक्ट्रॉन क्षेत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? आवेशित इलेक्ट्रॉन, आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए, यहाँ पर क्या पाया जाता है? आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी ऊर्जा बहुत प्रबल होती है, उच्च। अब आगे की बात करते हैं, ये मिशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये मिशन महत्वपूर्ण क्यों है? ये मिशन सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो यात्री है, चालक दल है, उसको विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में लाए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या है? ये विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में लेकर आएगा, ठीक है। अगर ये मिशन सफल होता है, इस मिशन से उम्मीद है कि इस प्रयोग से जब ये विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में आएगा तो हम रेडिएशन के प्रभावों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि उस रेडिएशन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। उस आप देख रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र हैं, उन एरियाओं के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो उस रेडिएशन के प्रभावों का डाटा भी हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, 2025 में नासा एक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का प्लान, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा और इसके बाद मंगल पर भेजे जाने की प्लानिंग चल रही है। नासा क्या कर रहा है? मंगल पर यात्रियों को भेजे जाने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ये मिशन सफल होता है तो ये मिशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देगा किसके बारे में? इन रेडिएशन के बारे में। और इस रेडिएशन की जानकारी अगर हमें मिली, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले वैन एलन बेल्ट के बारे में। वैन एलन बेल्ट, ये दो तरह की मैंने आपको बताई, एक आंतरिक और एक बाह्य। इन दोनों बेल्टों में क्या है? रेडिएशन है। इन दोनों बेल्टों में रेडिएशन है। इस रेडिएशन के खतरों के बारे में पता चल पाएगा और जब खतरों के बारे में पता चल जाएगा तो नासा का जो मंगल मिशन है इसके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, लाभप्रद सिद्ध होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है, तो हम उसकी तैयारी और बेहतर कर। मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात, इन्होंने स्पेस सूट भी डिजाइन किया है, स्पेस एक्स। तो उस स्पेस सूट की अगर खासियत रही, वो इस विकिरण से यात्रियों को बचा पाया, चालक दल को बचा पाया, उसको सुरक्षित रख पाया, महफूज रख पाया, तो भी हमें बड़ी ही सहायता मिलने। अगली, स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी स्पेस में मानव यात्रा होती है तो उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। तो यह मिशन मानव जीवन जीव विज्ञान पर स्पेस यात्रा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भी अनुसंधान बायो बैंक बनाने के लक्ष्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यानी हमारे पास ये जानकारी भी होगी कि विकिरण का क्या प्रभाव मानव शरीर पर पड़ सकता है, मानव शरीर कितनी सीमाओं तक चीजों को झेल सकता है, तो इसके बारे में भी हमें यहाँ से पता चले। दूसरी बात, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, जो अंतरिक्ष में बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है, इस पर भी रिसर्च करेगा, ठीक है। दूसरी बात, मस्तिष्क डिकम्प्रेशन बीमारी डीसीएस का भी अध्ययन होगा, यानी कि मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है। तो मस्तिष्क जब सिकुड़ने लगता है, डीसीएस तब होता है जब नाइट्रोजन गैस के बुलबुले मनुष्य के फेफड़ों में जाते हैं और मानव के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो व्यक्ति का दिमाग सिकुड़ने लगता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी पता लग पाएगा कि भाई क्या प्रभाव है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो इस पर भी रिसर्च करेगा, ठीक है। तो ये इन चीजों के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य के लिए भी रिसर्च करने वाला है, हेल्थ एक्सपेरिमेंट भी यहाँ होने वाले, हेल्थ रिसर्च भी यहाँ होने वाली है। अगली बात करते हैं, लेजर संचार का भी परीक्षण ये मिशन, लेजर संचार का परीक्षण मिशन करने वाला। हम जानते हैं कि स्टारलिंक पृथ्वी और अंतरिक्ष में संचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 12,000 उपग्रहों का एक समूह है, ठीक है। स्टारलिंक क्या है? एक समूह ऐसा है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष में संचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 12,000 उपग्रह को लेकर तैयार है, यानी कि वो 12,000 उपग्रहों का एक समूह है स्टारलिंक। चालक दल स्पेसएक्स के स्टारलिंक उपग्रह के नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए लेजर संचार का भी परीक्षण करेगा, जो अंतरिक्ष में इस प्रकार का पहला परीक्षण कि भाई लेजर संचार किस तरीके से हो रहा है, क्या समस्या हो सकती है, क्या और बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसका परीक्षण भी ये मिशन करने वाला है। तो ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है, एक तो वैन एलन बेल्ट से होकर गुजरेगा, दूसरा अंतरिक्ष में मानव शरीर को होने वाली बीमारियों के बारे में पता लग पाएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी रिसर्च करने वाला है, दूसरा लेजर संचार पर भी परीक्षण करने वाला है, इससे भी जुड़ा पहला परीक्षण है। तो ये जो निजी मिशन है डॉन पोलारिस मिशन स्पेस एक्स का,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अंतरिक्ष की जानकारी रखने वाले लोगों को। ये अंतरिक्ष की जानकारी रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत बेहतर लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है और ये महत्वपूर्ण भी है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो जानकारी अगर बेहतर लगी है तो मेरी जानकारी को, वीडियो को अपनी समझकर आगे भी शेयर करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंटों की अपेक्षाएं आपसे हमेशा बनी रहती हैं, तो वो भी आप करते रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि इतनी बेहतर, ऐसी बेहतर बेहतर वीडियो आपको मिल सके, समय से प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।